तो हमें आज स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, कुछ बोर्ड में कुछ दिख रहा है मीटिंग आईडी ये क्या करके, क्या कुछ ओवरलैपिंग है कुछ? चलो खैर ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ट्रांसक्रिप्शन बच्चे क्या है, मैंने लिखा दिया था शायद ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन। बच्चे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? डीएनए से आरएनए। हाँ ठीक है, तो मैं लिखा देता हूँ फिर से। लिखाया है कि नहीं डेफिनेशन? यस सर। ट्रांसक्रिप्शन ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है मैंने पहले भी बताया था कि बेस्ड ऑन रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, उससे कॉम्प्लीमेंटरिटी पे बेस्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। ये कॉपी तो कर ही लिया होगा, पहले भी लिखा चुका था बच्चे ने। यस सर। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, जो आरएनए सिंथेसिस है, ये जो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। यूकैरियोट्स में डिफरेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ये सपोज करो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस न्यूक्लियोइड से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। कहाँ पे बन रहा है, ये तो साइटोप्लाज्म है ना। तो लोकेशन जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए न्यूक्लियोइड या डीएनए जो भी ये, ठीक है। और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो इसी से ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ट्रांसलेशन की प्रोसेस इवन कुछ केस में क्या होता है कि यहीं पे जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है डीएनए से, उसी समय उसके साथ राइबोसोम्स बाइंड कर जाते हैं और अपना जो है प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कपल्ड हैं। ये ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड हो, ठीक है, तो वो सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को मिलता है। तो ये तो आपका प्रोकैरियोट्स है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, सॉरी मैं ट्रांसलेशन लिख दिया क्या बच्चे यहाँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में, ओके। और यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंट है। ये सपोज करो सेल है और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सपोज कर लो कि डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए से पहले बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन,
तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उससे बनेगा, क्या बनेगा, mRNA बनेगा। अब एक ध्यान में रखना, मैंने पिछले दिन भी बताया था कि यहाँ पे जो mRNA होता है, यहाँ पे जो जीन होती है वो स्प्लिट जीन्स पाई जाती है। इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लिट जीन्स पाई जाती है, ठीक है, स्प्लिट जीन्स पाई जाती है। स्प्लिट जीन में क्या होता है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन पे इमीडिएट जो आरएनए बन रहा है उसको बोलते हैं आप हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, या हेट्रोजीनस, जीनस गलत बोल रहा हूँ, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए। और इसको शार्ट में एचएनआरएनए बोलते हैं, शार्ट में एचएनआरएनए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बना है, एचएनआरएनए बना। दिस इज प्री आरएनए भी बोल सकते हो। बच्चे दिख रहा है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो मैंने लिखा हुआ है? सर वो लाल हो रहा है रेड हो रहा है उधर, सर, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दीजिए ना। तो फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं इधर ट्रांसक्रिप्शन इधर प्रोकैरियोट्स वाला इरेज कर देता हूं। ये सपोज कर लो डीएनए, इसको ऐसे, ये डीएनए, इसी से तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेवी सा दिख रहा है वो एक्सॉन है, वेवी सा दिख रहा है दूसरे उसमें, ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। जो है इस आरएनए को हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन के यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन के इमीडिएट बाद, ट्रांसक्रिप्शन के इमीडिएट बाद जो आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं ताकि आ जाए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। या इसको प्री मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योर आरएनए से पहले की जो प्री मैच्योर आरएनए, इसको प्री मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। अब दिख रहा है, यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब ये प्री मैच्योर आरएनए की बच्चे प्रोसेसिंग होगी। अब ये प्रोसेसिंग में कई सारे स्टेज होते हैं, तो मैं प्रोसेसिंग बाद में डिस्कस करूंगा, बस यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग होने के बाद ये इस तरह का आरएनए हो जाएगा, ये इंट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैच्योर आरएनए, इसको बोलते हैं मैच्योर आरएनए। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस हो रही है किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। इसके बाद ये जो मैच्योर आरएनए है, ये मैच्योर आरएनए ट्रांसपोर्ट करके बाहर आएगा, ये बाहर आ गए, ठीक है, ये बाहर आ गए। इसके साथ राइबोसोम्स लग जाएगा, और राइबोसोम्स लग के यहाँ पे इस तरह से ये प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाहर एक तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर आरएनए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोटीन बन रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, बट जो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये स्टेज है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लो तो आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। चलो ठीक है।
तो एक तरफ आपने प्रोकैरियोट्स लिखा, एक तरफ यूकैरियोट्स लिखा। जिधर प्रोकैरियोट्स लिखा उसके नीचे, पिक्चर के नीचे लिख दो कि अकर इन साइटोप्लाज्म, और इसी साथ में इसी तरफ लिख दो कि इन सम केसेस बोथ, या इन सम प्रोकैरियोट्स लिखना होगा, केसेस में कंफ्यूज हो जाओगे। इन सम प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज coupled। coupled ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चे? coupled है। ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। यूकैरियोट्स में लिख दो कि जो ट्रांसक्रिप्शन है अकर इन न्यूक्लियस में होती, उसकी प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA also occur in न्यूक्लियस में ही होती है, या न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो सकती है, वो भी बेसिकली न्यूक्लियस में होती है। अब जहां पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा प्रोकैरियोट्स वाला, उधर की तरफ लिख दो कि सिंगल डीएनए डिपेंडेंट, कौन सी आरएनए पॉलीमरेज है? डीएनए डिपेंडेंट। देने पड़ेगा। क्या बच्चे? ठीक है, इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए। ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस में, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है। जितने भी आरएनए हैं, आरएनए के टाइप, मेजर टाइप के बता दिया मैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप के आरएनए होंगे वो एक ही उसके लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पर, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में 3 टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज involved in formation of all type of RNA। इसके अलावा some additional except some additional RNA polymerase of RNA पॉल लिख रहा हूं, ठीक है। RNA पॉल, डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉली ऑफ ऑर्गेनेल्स की अलग से, ऑर्गेनेल्स के लिए जो आरएनए पॉल्स हैं वो अलग से यूकैरियोट्स में आरएनए के लिए, ऑर्गेनेल्स के लिए जो आरएनए पॉल है वो अलग से। तो ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर चुके हो तो इरेज कर दो। यस सर, हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो बेसिक स्टेप है वो तो सेम, ठीक है, बट कुछ एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स में, उनको अलग, ठीक है। सम बेसिक स्टेप आर सेम इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कौन कौन से वो बेसिक स्टेप है? फर्स्ट है, ये इस तरह से लिखो, फर्स्ट। सेकंड है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। ये बेसिक स्टेप दोनों में सेम, ठीक है, बेसिक स्टेप्स आपके दोनों में सेम होंगे। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया कि सिंगल डीएनए डिपेंडेंट, तो हम पहले प्रोकैरियोट्स ही डिस्कस करेंगे। तो ये शायद आपने कॉपी कर लिया हो गया? ये सर हो गया। तो अब ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के लिए बोल रहा हूँ तो मैंने पहले ही आपको बताया, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ओके। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके पास दो होंगे, एक कोर पॉलीमरेज होगा, कोर आरएनए पॉलीमरेज जो मेन यूनिट है वैसे, और दूसरा होगा रिकॉग्निशन यूनिट, तो ये जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है इसमें कुछ यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अल्फा टू बीटा डैश, ठीक है। ये कोर आरएनए पॉलीमरेज, जो रिकॉग्निशन यूनिट है वो है सिग्मा फैक्टर या सिग्मा यूनिट। ये बेसिकली सिग्मा फैक्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज इनिशिएशन सीक्वेंस, ठीक है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन सीक्वेंस। कहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है उसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। और तुमको पता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है किसके साथ बाइंड करता है बच्चे? बाइंड्स सर विद प्रोमोटर रीजन पे। प्रमोटर, और प्रमोटर क्या है? अगर इसको डीएनए बेस सीक्वेंस, दिस इज डीएनए सीक्वेंस। तो ध्यान रखना कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग साइट कौन सी है? प्रमोटर इन डीएनए, ठीक है। तो आगे चले, मतलब अगर मैं इस दोनों को बनाना चाहूँ जैसे कि आपके एनसीईआरटी में बना है तो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये मेन यूनिट हो गई, इसमें ये सिग्मा यूनिट, इस तरह से कुछ बना हुआ, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो है ये कोर है और नीचे सिग्मा को तुमने लिख ही रखा है। आगे बढ़े बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है।
चलो तो मैं क्या बता रहा था आपको कि कोर यूनिट है एंड रिकॉग्निशन यूनिट। ठीक है, तो इनिशिएशन के दौरान बच्चे देखो 3 स्टेप बताया। एक इनिशिएशन बताया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया इलॉन्गेशन, और तीसरा मैंने बताया टर्मिनेशन। ध्यान देना इसको, ठीक है। इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप। तो जैसे सपोज कर लो ये आपके पास में डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। और डीएनए मॉलिक्यूल ये डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, पर मैं आपको समझाने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, या एक काम करता हूँ इसमें डबल ही कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। ये आपका ये है डीएनए सीक्वेंस। ये क्या है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए में इनिशिएशन के दौरान आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको इसकी हेलिक्स के ओपन करने के लिए कौन सी यूनिट प्रेजेंट होती है। तो बच्चे आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को मॉडिफाई, अब उसके अंदर ही एबिलिटी होती है समहाउ कि ये इसके हेलिक्स को ओपन कर सकती है। उसके लिए रेप्लिकेशन की तरह कोई हेलिकेज नहीं होती, उसके पास कोई हेलिकेज नहीं होती। ये जो डीएनए हेलिक्स को ओपनिंग का काम है, ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स is somehow performed by RNA polymerase itself। RNA polymerase ही परफॉर्म करती है RNA polymerase itself। बात समझ में आ रही है कि जो यस सर। इनिशिएशन है, ये देखो स्पेलिंग गड़बड़ लिखी हुई है, INITIATI। तो जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन के दौरान पहला काम क्या हो, ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ये जो ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है दैट विल बी परफॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज। वो कौन परफॉर्म करेगा, आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज इसको परफॉर्म कर लेगा तो फिर आपकी कौन सी यूनिट आएगी यहाँ पे पूरा का पूरा होलो एंजाइम का मतलब है जो कोर यूनिट है, सी से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। और ये जो सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है, ये इनिशिएशन को लिखना, मतलब वो जो सीक्वेंस है, ये बोल सकते हो कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है वो इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये अगर आपने लिख लिया हो तो उसके नीचे ही मैं लिखाऊंगा, आपने साथ ये लिख लिया होगा ना। यस सर। तो अगर ये आपने लिख लिया है तो देखो यहाँ पे इस तरह से बना लो। ये ओपनिंग दिखा दी और यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि ये आपका लग गया है इसके साथ में क्या, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके अब जब इलांगेशन वाला बच्चे स्टेप होगा, तो ये सिग्मा फैक्टर से बाहर हो जाएगा। ये जो सिग्मा फैक्टर है वो उससे बाहर हो जाएगा और सिर्फ क्या लगा रह जाएगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आपका ये हट गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा फैक्टर फॉल ऑफ आफ्टर इनिशिएशन। जैसे ही इनिशिएशन होगा सिग्मा फैक्टर बाहर हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इलॉन्गेशन सिर्फ किसका काम है, इलॉन्गेशन जो है ये सिर्फ कोर यूनिट है। अब ये सिर्फ कोर यूनिट है जो इलॉन्गेशन परफॉर्म करे। कोर यूनिट ओनली, the core unit only does the function of
इलोंगेशन का फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेगी? कोड यूनिट। ध्यान में रखना, मैं देखो मैं पहले बता, अब अगर ये भी बन गया हो तो मैं आगे टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन के दौरान एक फैक्टर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, टर्मिनेशन परफॉर्म्ड बाय रो फैक्टर टर्मिनेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये भी दिखा सकते हो कि यहाँ से ये आरएनए बनने लगा, ये आरएनए और आरएनए बनने लगा, ठीक है, ये आरएनए। और यहीं पे आप ये भी दिखा सकते हो कि इस तरह से इसके साथ राइबोसोम एसोसिएटेड हो गया, तो राइबोसोम एसोसिएट होकर यहाँ से ही उसकी प्रोटीन्स भी बनने लगी। इस प्रोसेस को बोलोगे कि कपलिंग, कपल्ड। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में ऐसा हो, बट इन सम केसेस आपको ये दिखेगा कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसी के साथ साथ जो है ट्रांसलेशन भी होने लगा, उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होने लगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इरेज कर दूं मैं बाकी का इधर वाला पार्ट? यस सर, हो गया। यस सर। तो जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाए तो यहाँ पे लिख दो परफॉर्म बाय रो फैक्टर एंड इट टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन इन टर्मिनेशन सीक्वेंस। जहां पे टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाता है वहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है। तो अगर हम एक और पिक्चर टर्मिनेशन के लिए बना लें, तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसका। ये यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ क्या एसोसिएटेड हो जाएगा टर्मिनेशन के दौरान? रो फैक्टर। रो फैक्टर, ठीक है। तो जैसे ये रो फैक्टर आ जाएगा तो आपका ये डीएनए तो ऐसे ही हो जाएगा, डीएनए तो ऐसा है, ठीक है, और आपका इसी के साथ में ये एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए बन गया, ठीक है, एमआरएनए बन गया। बात समझ में आई? तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो चीजें डिफरेंस मैंने बताई कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, कई बार उसमें कपल्ड होता है, और अगर कपल्ड नहीं है तो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद फिर इसमें राइबोसोम्स एसोसिएट होगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक कि जो तीन फैक्टर हैं, तीन फेज हैं इनिशिएशन में। सिग्मा फैक्टर आके इनिशिएट करता है आरएनए पॉलीमरेज कोर यूनिट के साथ, फिर अकेले आरएनए पॉलीमरेज कोर यूनिट इलोंगेशन का काम करती है, ट्रांसक्रिप्ट बनाती है, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, इसको आप ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हो मैसेंजर आरएनए। इसकी ट्रांसक्रिप्ट है डीएनए की, इसका भी प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्रिटी पे बेस्ड है इसका भी प्रिंसिपल। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्ट बन गया, मतलब आरएनए लेवल, वो प्रोकैरियोट्स लेवल पे देखो तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म, प्रोकैरियोट्स लेवल पे देखो तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म। अब जरा सा यूकैरियोट्स लेवल पे देख लेते हैं, इसको इरेज कर दूं इसको? यस सर, हो गया। यस सर। यस सर। तो यूकैरियोट्स में अभी फर्दर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं सपोज कर लूं ये एक बड़ा सा सेल मान लो, बड़ा सा सेल, इसी के अंदर मैं सारी स्टेप कंप्लीट करती हूँ। ये बड़ा सा सेल है, वैसे कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल में आपके पास में यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे ये डीएनए था, और डीएनए से बना दिया है आपने क्या? मैसेंजर आरएनए। डीएनए से बना दिया आपने मैसेंजर आरएनए, बट ये मैसेंजर आरएनए में बच्चे क्या है? मैसेंजर आरएनए में एक मिनट,
इस तरह से बना ये तो ये जो मैसेंजर आरएनए है बेसिकली अभी तो ये सभी सारे स्टेप बता चुका हूँ। ये कौन से आरएनए है आपके? एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआर। ठीक है, इसमें से जो ये दोनों है ये बेसिकली इंट्रॉन के बारे में पिछले लेक्चर में बताया। और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन फंक्शनल सीक्वेंस है, मतलब ये कोडिंग रीजन फंक्शनल सीक्वेंस है। और इंट्रॉन आपका क्या है? नॉन फंक्शनल, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, या ये बोल सकते हो कि मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो उसके लिए प्रोसेस है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। स्प्लाइसिंग क्या है? दिस इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को दोनों को निकाल के बाहर कर देगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। ज्वाइन कर देगा, ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। इसको बोलते हैं क्या? स्प्लाइसिंग। तो जैसे ही ये हो जाएगा, ये आपको सिर्फ अब ये दिखे, बीच के इंट्रॉन क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको EX1 लिख दो, और इसको EX2 लिख दो, और इसको EX3 लिख दो। ठीक है, और इंट्रॉन को आप I1 लिख दो और I2 लिख दो। तो I1 I2 बाहर, तो यहाँ पे आपके EX1 एक्सॉन 1, EX2, और यहाँ पे आपका एक्सॉन 3। ये और ये जो आरएनए बना, ये क्या कहलाएगा? अब आपका मैच्योर आरएनए। ये क्या कहलाएगा बच्चे? मैच्योर आरएनए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन की, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। अभी और कुछ रह गया, क्योंकि ये मैच्योर आरएनए अभी अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है, तो इसको थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसमें दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है 5 प्राइम। ये देखो, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। ये मत भूलना कभी भी, ये 3 प्राइम। इसमें मैं लिख लेना प्रोकैरियोट्स वाला। इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले होगी 5 प्राइम कैपिंग, इसके लिए स्टेबिलिटी गेन करने की। ठीक है, और 5 प्राइम कैपिंग इज परफॉर्म्ड बाय 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी कैपिंग होगी। तो ये जो एंड है, 5 प्राइम एंड पे आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7 मिथाइल। इस तरह से ये ऐड हो जाएगा 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो ये है 3 प्राइम एंड। इस 3 प्राइम एंड पे होगी टेलिंग। ठीक है, पॉली ए टेलिंग, मतलब बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे पॉली ए एडिशन होंगे। वहां पे बहुत सारे पॉली ए ऐड होंगे। बच्चे मेरे पास थोड़ा स्पेस कम हुआ है, तो मैं एक तरफ का पार्ट इरेज करूंगा। बताओ, ये लिख लिया क्या इधर वाला? यस सर। यस। तो यहाँ पे पॉली ए टेलिंग में क्या ऐड करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 एडिनोसिन मॉलिक्यूल, एडिनोसिन। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक लाइन खींचिए इस तरह से। इधर की तरफ आपने लिख रखा है 7 मेथॉलिक ग्वानिन, और इधर की तरफ आपको इस तरह से पॉली ए टेल कर देना। ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 5 प्राइम। अब ये जो आरएनए है, ये आपका मैच्योर आरएनए। दिस इज मैच्योर आरएनए। ये जो आरएनए बना, ये कैसा आरएनए है? मैच्योर आरएनए। इसका जो है ट्रांसलेशन हो सकता है। इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो जब इसको ट्रांसलेट करना होगा, तो इसको पहले कहाँ पे ले जाएंगे? न्यू साइटोप्लाज्म पे ले जाएंगे। इसको ले जाएंगे साइटोप्लाज्म पे, और साइटोप्लाज्म में फिर इसका ट्रांसलेशन हो। तो बेसिकली जो कैपिंग एंड टेलिंग है, वो किसके पर्पज से होते हैं? कैपिंग एंड टेलिंग स्टेबिलिटी के लिए होते हैं।
ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। और ये जो प्रोसेसिंग है कहाँ पे होती है आरएनए की, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। आ गया समझ में बात? यस सर। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. No, sir. नहीं ओके, तो अब एक और चीज देखो, जैसे मैंने बोला आपको कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में भी मैंने लिखा दिया कितने टाइप के बच्चों, मेन 3 टाइप के हैं, अभी आरएनए कंसीडर नहीं करते। इनके नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 1। बच्चे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ आरएनए पॉल 2, आप लिख लेना पूरा, आरएनए पॉल 2 और आरएनए पॉल 3, मतलब डीएनए डिपेंडेंट ही है क्योंकि डीएनए से बन रहा है आरएनए पॉल। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉल 1 है, ये क्या सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है एक्सेप्ट 5s आरएनए। तो अगर राइबोसोम की बात करें तो एक है 28s राइबोसोमल आरएनए, दूसरा बच्चे 80s. 18s. और 5.8s. 5.8s। याद रखना कि इसमें से एक जो है राइबोसोमल आरएनए है कौन सा, 5s, वो ये नहीं करता है, वो ये नहीं करता। 5s को कौन करता है, ये करता है, 5s राइबोसोम, इसकी सिंथेसिस आरएनए पॉल 2 करता है। आपका ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस भी यही करता है, ठीक है। और ये है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए। कभी पूछ सकता है बच्चे आपसे कि कौन सा आरएनए पॉल है जो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इनिशिएटिव में लिखा सर आरएनए पॉल से 3 सर 5 सर आरएनए। कंफ्यूजन है, उल्टा कर दिया एक्चुअली, मैंने उल्टा कर दिया मैंने बच्चे, ये चेंज करो, ये है आपका 5s राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए एंड एक और है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये आरएनए पॉल 3 का काम, ये है मेन मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करने वाला। वो भी आप ये लिखो प्रिकर्सर या प्री एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, मैं गलत लिख रहा हूँ अभी भी, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए जो कि क्या है आपका हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये इसकी सिंथेसिस आपकी आरएनए पॉल 2 करता है, इसकी सिंथेसिस आपकी आरएनए पॉल 2 करता है। तो ये आपका हुआ ट्रांसक्रिप्शन। अब एक चीज और लिखानी है, कुछ कुछ जो प्रोसेस हुई हैं प्रोसेसिंग में, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसके बारे में मुझे लिखाना है, मुझे उसके बारे में लिखाना है। ये अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं इरेज करके वो लिखाना स्टार्ट करूं। यस सर। यस सर। हो गया सर। देखो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि यूकैरियोट्स में इस तरह से स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट क्यों प्रेजेंट होता है, जो स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट है वो क्यों प्रेजेंट होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन
नहीं है, पर जो साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं, जो कुछ उनको हाइपोथेसाइज करके समझ में आता है, वो ये बोल रहा है कि ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट जीनोम, रिप्रेजेंट एंशिएंट जीनोम। तो ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। एनिशिएंट फीचर है, रिप्रेजेंट एनिशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, फीचर ऑफ जीनोम, फीचर ऑफ जीनोम। दूसरा, सब स्प्लिट जीन से ही रिलेटेड है बेसिकली। presence of intron, presence of इंट्रॉन। जो इंट्रॉन है ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटीग्यूटी, को रिप्रेजेंट कर, और जो आपका प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है, जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है, जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है, ये डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। मुझे आज की डेट पे जो ज्यादातर रिसर्च हो रही है वो आरएनए को लेके हो रही है। आज की डेट पे एनसीईआरटी रीड करना तो वहां पता चले, ठीक है। तो जो स्प्लाइसिंग है बेसिकली वो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, एक टाइम पे आरएनए वर्ड का डोमिनेंस था, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से जितनी भी चीजें मुझे बतानी थी आपको किसके रिगार्डिंग, ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको सारी बता दी, वो सारी बता दी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जेनेटिक कोड, एक्चुअली ट्रांसलेशन पे क्या हुआ, रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, रेमिनिसेंट विच है, रेमिनिसेंट मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स जीनोम था, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जीनोम में बच्चे, उसका ज्यादातर जीनोम में जो है क्या कहते हैं, कई सारा नहीं कोड करता, ठीक है, वो कोड नहीं करता था। तो उसी सब को, नॉन कोडिंग रीजन को वो ये बोल रहे हैं कि वो बेसिकली उसी को शो कर रहा है, उसी का रेमिनिसेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं जेनेटिक कोड पे, मतलब हम ट्रांसलेशन की हेडिंग पहले ही डाल देंगे, सब ट्रांसलेशन का पार्ट। अभी तक जो भी चीज आप देख रहे थे वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी पे बेस्ड था, ठीक है। मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन, दीज आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। अभी अब जब आप पढ़ने जा रहे हो, ये बेसिकली ट्रांसलेशन की हेडिंग में पहले ही डलवा देता हूँ, ट्रांसलेशन। टाइम कितना बचा बच्चे? 12:52। 52 तो अभी है हमारे पास टाइम। चलो, तो ट्रांसलेशन का टॉपिक है, इस वजह से मैंने हेडिंग पहले डलवा दी, पर उसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड तो मैं पहले डिफाइन करवा देता हूं कि जेनेटिक कोड क्या है। आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन, किसके बीच में इंटरेक्शन, बिटवीन सीक्वेंस ऑफ mRNA and sequence of mRNA and amino acid is known as जेनेटिक कोड। इसको आप क्या बोलते हो, जेनेटिक कोड बोलते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सीक्वेंस ऑफ mRNA, आप समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। ये सपोज कर लो
मैंने mRNA बोल दिया, ये mRNA है आपका, तो ये वाला एंड 3 प्राइम होगा, ये वाला इसका एंड 5 प्राइम, ये वाला एंड इसका 5 प्राइम। ठीक है, mRNA है तो बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सपोज कर लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे A T G C A C T G U, सॉरी जहां जहां T है उसको U से रिप्लेस करो क्योंकि ये mRNA सीक्वेंस। ठीक है, U C G, ये सपोज कर लो आपका mRNA सीक्वेंस। ठीक है, तो जब डीएनए से डीएनए की कॉपी करना था तो बड़ा आसान था क्योंकि वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से अपने आप कॉपी हो गए, बट साइंटिस्ट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है भाई, इससे इससे एमाइनो एसिड का पॉलीमर कैसे बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो पॉलीमर है इसका पॉलीमर, दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, इससे जो ट्रांसलेट होकर जो प्रोडक्ट आता है वो है पॉलीमर किसका? वो है पॉलीमर बेसिकली किसका? पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। अब यहाँ पे कोई प्रिंसिपल उसका तो अप्लाई हो नहीं रहा है, किसका प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है? कॉम्प्लीमेंटरिटी का। तो ऐसा क्या है कि कौन सा तरीका है जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बेसिकली वो न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन डीएनए की थी जिसको एमआरएनए के फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए जो है ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, और इसके बाद उसको आपने प्रोटीन्स के फॉर्म में जो है चेंज कर दी। तो एक एविडेंस जरूर पता था, ये तो नहीं पता था, ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो प्रोटीन्स में चेंज हो जाती है, किस तरह से जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स में चेंज हो जाती है, ये नहीं पता था। बट एक चीज जरूर पता थी कि अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन आप लाते हो, डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन लाते हो तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन। डीएनए में अगर कोई चेंज करोगे तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी? एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। और ये एविडेंस सफिशिएंट था ये जानने के लिए कि ये दोनों एक्चुअली डीएनए या एमआरएनए बेसिकली प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड है, ये जानने के लिए वो जो है म्यूटेशन स्टडीज है, म्यूटेशनल स्टडीज की अगर आप म्यूटेशन करते हो डीएनए में दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन, किस में रिफ्लेक्ट होगी? प्रोटीन के सीक्वेंस, प्रोटीन के सीक्वेंस में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये इतना सफिशिएंट था साइंटिस्ट को इस चीज को रियलाइज करने में कि कोई ना कोई तो मैकेनिज्म है जिससे जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। मतलब प्रोटीन्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई ना कोई जो है मैकेनिज्म है जिससे वो इंफॉर्मेशन चेंज होती है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक आदमी के बस का नहीं था, एक ब्रांच के साइंटिस्ट के बस का नहीं था, उसमें कई सारे ब्रांच के साइंटिस्ट हैं, कई सारे बायो, उसमें फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट भी थे, बायोकेमिस्ट भी थे, उसमें जेनेसिस्ट भी थे, सारे टाइप थे। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए जॉर्ज गेमो, जॉर्ज गेमो ने सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में बोला। तो अब आगे इसको कॉपी कर चुके होंगे शायद आप। ये सर एक मिनट, चलो तो दो चीजें पहले लिख दो आप, द टर्म genetic code was given by Charles Gamow.
इन्होंने दिया था, ठीक है, टर्म भी इन्होंने ही दिया है और जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन भी इन्होंने ही किया है, ठीक है, बेसिकली। एंड also explain genetic code, जेनेटिक कोड या कोडॉन इन्होंने explain, ठीक है, इन्होंने ही टर्म दिया, इन्होंने ही जेनेटिक कोड और कोडॉन को एक्सप्लेन किया। और ये बोला बेसिकली, ये बोला इन्होंने कि जो एक कोडॉन है वो बेसिकली एक एमाइनो एसिड बनाता है। ये कहने का मतलब एक कोडॉन के पास में, एक कोडॉन है इंफॉर्मेशन या कोडॉन कोड फॉर, हाँ ये देखो कोड फॉर क्या करता है, वन एमाइनो एसिड, एक एमाइनो एसिड को कोड करता है, एक कोडॉन एक एमाइनो एसिड। बट अभी ये नहीं पता है कि वो जो कोडॉन है वो बेसिकली कोडॉन क्या है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पर कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड, इस चीज को समझने के लिए आप देखो, इस चीज को आप इस तरह से समझोगे कि उन्होंने कैसे, उन्होंने ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट, क्योंकि फिजिसिस्ट थे तो उनको मैथ्स भी सफिशिएंट आती रही होगी, तो उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोला। देखो उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड्स वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, वो कितने टाइप के बच्चे हैं, 4 टाइप्स के। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस, उनके बेस पास 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड भी बेसिकली क्या होंगे, 4 टाइप के, ठीक है, वो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, तो 4 टाइप के, 4 टाइप के जो है एमाइनो प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड, प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड वो कितने टाइप के हैं, 20 एमाइनो एसिड हम बोल सकते, 20 एमाइनो एसिड, ठीक है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है। प्रोटीन फॉर्मिंग एमाइनो एसिड कितने हैं, 20। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो आप, ये जो 4 टाइप के, ये जो है 4 टाइप के क्या सुन रहे हो, यस तो अगर मैं ये मान लूं कि एक न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं ये मान लूं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक एमाइनो एसिड बनाता है, इफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म या रिस्पॉन्सिबल फॉर या कोड वन एमाइनो एसिड, तो टोटल कितने टाइप के एमाइनो एसिड बनाए जा सकते हैं, सिर्फ 4 टाइप्स का मैंने 4 टाइप्स के होंगे। तो अगर एक ही बना रहे हो तो टोटल 4 एमाइनो एसिड्स यहाँ से बने, ठीक है, 4 एमाइनो एसिड। तो जॉर्ज ग्यूमन ने बोला कि नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नहीं, जो कोडान है, कोडान इज नॉट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 4 एमाइनो एसिड ही बना सकता है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 20। ओके, फिर उन्होंने देखा कि अगर हम ये मान लें कि 2 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बेसिकली एक एमाइनो एसिड को बनाता है, तो कितना होगा, 4 टाइप के ये है, ठीक है, मतलब इसको, इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा 4, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की पावर n, ठीक है, की पावर n। अगर चूंकि नंबर ऑफ ये टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, या टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और आप मान कितना रहे हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन कोडॉन, न्यूक्लियोटाइड इन कोडॉन, कोडॉन। तो इसको जब आप करोगे तो 4 की पावर 1 आएगा, और ये सिर्फ 4 एमाइनो एसिड बना सकते हैं, ये 4 एमाइनो एसिड बना सकते हैं। फिर अगर आप 2 मान रहे हो तो 4 की पावर 1 में मान लिया कि आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना है, ये सिर्फ 16 एमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये मान लो तो 16 भी तो अभी सफिशिएंट नहीं है, अभी तो 20 एमाइनो एसिड, 16 भी सफिशिएंट नहीं है। तो जॉर्ज ग्यूमन ने बोला कि नहीं, ये है 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, जो कोडॉन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन होगी तो 4 की पावर 3 64 टाइप के एमाइनो एसिड्स बनेंगे। तो साइंटिस्ट ने, अदर साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं भाई 64 टाइप नहीं, वो तो 20 ही है,
तो उसके जवाब के लिए चार्ल्स गेमो ने क्या बोला कि देयर आर कोडॉन्स, देयर आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, देयर आर कोडॉन्स, या बोल सकते हो देयर आर मोर देन वन कोडॉन्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। कई सारे अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जिसके लिए एक से अधिक कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, सेम अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ भी यही, जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आए तो हुआ भी यही। ठीक है, कि कोडॉन जो लेंथ था वो 3 न्यूक्लियोटाइड था, कोडॉन की लेंथ कितनी हुई इससे, वो बेसिकली कोडॉन की लेंथ कितना लॉन्ग है, 3 न्यूक्लियोटाइड लो, ध्यान रखना कोडॉन की लेंथ कितनी है, 3 न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो 64 टाइप के जो बने, 64 टाइप के जो बेसिकली मैंने गलत लिख दिया, अच्छा इधर 64 टाइप ये कोडॉन बनेंगे जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, ये लिखो। तो ये जो 64 कोडॉन है, ये जो 64 कोडॉन बन रहे हैं, इन कोडॉन में से 61 कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड्स को कोड कर, और 3 कोडॉन्स क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बता रहा है। चलो स्टॉप कोड। स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोड। 3 कोडॉन्स कौन से हैं, टर्मिनेशन कोडॉन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन दे देता है, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया है कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कोडॉन लेंथ 3 न्यूक्लियोटाइड है, 64 कोडॉन में 61 कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो बेसिकली कई सारे कोडॉन्स ऐसे होंगे जो एम्बिगुअस होंगे, मतलब मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, तब ये 61 कोडॉन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग कोडॉन का मतलब है, तो उन्होंने चार्ल्स ड्यूमो ने क्या बोला कि जो कोडॉन है वो कैसा है, ट्रिपलेट इन नेचर। कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट इन नेचर है। बच्चे किसने बोला जॉर्ज। कोडॉन इज ट्रिपलेट इन नेचर, किसने बोला है, चार्ल्स गेमो ने। तो ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इरेज करता हूं इसको मैं। यस सर, हो गया। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडॉन्स देखते हैं, या ऐसा करो, ये जो स्टॉप कोडॉन जहां पे लिखा हुआ है, स्टॉप कोडॉन के नाम लिख दो, वही दिखा देता हूँ आपको। स्टॉप कोडॉन में UAA, UAG और UGA, these are the stop codon। बाकी कुछ एक कोडॉन के नाम और लिखा देता हूं, बट पूरी की पूरी टेबल याद करने के बच्चे कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, जैसे AUG, ये बेसिकली इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन, और किसको कोड करता है, ये कोड करता है मेथियोनिन अमीनो एसिड को। ठीक है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड फॉर मेथियोनिन, AUG। ठीक है, कई बार एक और है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका AUG कोड फॉर मेथियोनिन। चलो कुछ एक और पॉइंट्स लिखाता हूं आपको।
तो जो जॉर्ज गेमो थे, इरेज कर दो इसको। देखो जॉर्ज गेमो ने सिर्फ थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था, उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके बताया कि जो कोडॉन होगा वो ट्रिपलेट इन नेचर होगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल proof for triplet nature of codon, triplet nature of codon, ये बेसिकली दिया गया। दो साइंटिस्ट इसमें बोल सकते हो गए, एक है हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था, हरगोविंद खुराना ने केमिकली सिंथेसाइज किया, केमिकली सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमर, बेसिकली लैब एंड लेबोरेटरी में इन्होंने आरएनए पॉलीमर केमिकली सिंथेसाइज कर दिया। बेसिकली केमिकली सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमर, और ये जो आरएनए पॉलीमर थे इसमें आपके होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर, होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ठीक है, एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप ये भी बोल सकते हो कि हरगोविंद खुराना डेवलप केमिकल मेथड, फॉर सिंथेसिस ऑफ, हाँ ये लिख सकते हो, फॉर, आगे कर दो इसको, फॉर केमिकली सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमर, या केमिकली इसको चेंज करके सेंटेंस ही ठीक कर लो, फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमर इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर दोनों उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, आप जैसे बेस सेलेक्ट करना चाहते हो, डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्शल नीरेनबर्ग। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उसमें रिसर्च में मार्शल नीरेनबर्ग, और जो मार्शल नीरेनबर्ग इन्होंने क्या डेवलप सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल के बाहर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, सेल के बाहर जिसमें सेल की जरूरत नहीं, सेल फ्री सिस्टम, हाँ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या किया, हेल्प इन डिस्कवरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, डिस्कवरिंग जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन करने में, इसमें डिस्कवरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो दो साइंटिस्ट थे, एक एच.जे. खुराना था जिन्होंने बेसिकली केमिकल मेथड डेवलप किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, और दूसरे थे मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए डेवलप किया, जिसने
जेनेटिक कोड के डिसिफरिंग में हेल्प की। ठीक है, एक और चीज थी, एक एंजाइम थी, सिवेरो ओकोरा एंजाइम। ठीक है, सिवियर ओकोरा एंजाइम, ये है बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो इसने बेसिकली जो सिंथेसिस है आरएनए मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में है। ठीक है, तो लिख दो हेल्पफुल इन synthesizing of RNA molecule या polynucleotide sequence molecule in template independent manner. ये याद रखो, template independent टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर पे इन्होंने जो सीवियर ओकोरा एंजाइम है उसने हेल्प की। अच्छा, ओकोवा है, OCHOA, ओकोवा। तो यहां से अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड पे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, कितना टाइम हो गया बच्चे? So 1:16 PM. ओके, मुझे 1 मिनट रेस्ट दो मुझे। चलो पॉइंट लिख लो। पहला तो यही है, द कोडॉन इज ट्रिपलेट इन नेचर। द कोडॉन इज ट्रिपलेट इन नेचर। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दो AUG, जो लिखा था AUG, ठीक है, 3 है ना, 3 है इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और ये मेथियोनिन को कोड कर, मेथियोनिन को कोड कर, कोडॉन ट्रिपलेट इन नेचर। दूसरा कोडॉन, जैसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, पहले लिखा देता हूँ, कोडॉन इज कॉमनलेस, या देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन
कोडॉन, ठीक है, कोडॉन इज कॉमनलेस और नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन। जैसे यहाँ पे मैं एक आपके लिए RNA जो 5 प्राइम हो गया ये, ठीक है, तो ये एक कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन हो गया। आगे अगर फर्दर जाओगे तो इनके बीच में कोई गैप या पंक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है, कोई गैप या कंटिन्यूअस होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, ठीक है, गैप या पंक्चुएशन बीच में जो है नहीं। इसके बाद फिर एक और लिख देते हैं, कोडॉन जो है स्पेसिफिक है। कोडॉन क्या है? स्पेसिफिक है। कोडॉन इज स्पेसिफिक या एम्बिगुअस टर्म यूज करता है इसके लिए, सारे एक मिनट चेक करना पड़ेगा। सॉरी, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस तो ओवरलैपिंग को बताता है, ठीक है, अनएम्बिगुअस। ठीक है, मतलब कहने का कि मैं अगर यहाँ पे जैसे लिख दूं, एक मिनट मुझे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज यूसीजी, यूसीजी ये, अब ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन को, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है यूसीजी ऑलवेज ट्रिप्टोफैन को ही कोड करे, यूसी विल ऑलवेज कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट भी सेम है, द कोड इज यूनिवर्सल, द कोडॉन इज यूनिवर्सल। कोडॉन क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। मतलब कहने का कि अगर मैं ये बोलूं कि यूसीजी ट्रिप्टोफैन के लिए ह्यूमन में कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी यही कोड करेगा। एक्सेप्शंस ऑलवेज हैं, एक्सेप्शंस ऑलवेज मिलेंगे आपको बायोलॉजी में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यूसीजी कोडेड बाय या यूसीजी कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, अगर ये चीज ह्यूमन में कोड हो रही है तो यही बैक्टीरिया में भी कोड, ठीक है, यही बैक्टीरिया में भी कोड, तो यूनिवर्सल है, द कोडॉन इज यूनिवर्सल। इसके बाद अगर मैं बोलूं एक और स्टेटमेंट इसके बारे में, द कोडॉन शोज डीजेनरेसी, the codon shows degeneration. The codon shows degeneration. Degeneration कहने का मतलब क्या है कि more than one codon, वही जो 61 कोडॉन को एक्सप्लेन करता है वही चीज, more than one codon may code for single amino acid, may code for single amino acid। ध्यान रखना है, इसको उल्टा मत समझ बैठना, उल्टा समझ लोगे तो गलत हो जाए, उल्टा समझ लोगे तो गलत हो जाए, ठीक है। मतलब कि एक कोडॉन कई सारी अमीनो एसिड को कोड करता है तो गलत हो जाए, ठीक है, बट कई सारी, ठीक है। डिजेनरेसी का मतलब है मोर देन वन कोडॉन मे कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल देखो आप, तो आर्जिनिन, आर्जिनिन, अब आर्जिनिन के लिए बहुत सारे हैं, आर्जिनिन के हारे बहुत सारे हैं जो आर्जिनिन को कोड करते हैं, ठीक है। बेसिकली 6 है, मैं कुछ लिखा देता हूँ आर्जिनिन के, लाइक CCU, सॉरी CG, CGU, CGA, CGG और CGC, ये 6 है, बट मैंने आपको लिखा, तो मतलब कई सारे कोडॉन एक ही अमीनो एसिड, द कोडॉन शोज डिजेनरेसी, द कोडॉन शोज, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई,
ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई हैं आपके। वैसे आपके सामने टेबल है, तो टेबल से आप अगर रटना चाहते हैं तो रट लेना कुछ एक। टेबल आपको एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके, सर टेबल में कौन कौन इम्पोर्टेंट, क्या बच्चे? सर टेबल में कौन कौन इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह से फिलहाल 8-10 साल में पूछा गया है। कोडॉन के लिए ये जरूर पूछ लेता है कि कौन सा स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन मैंने लिखा दिया, इनिशिएटर कोडॉन मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। तो बाकी मतलब पूछा नहीं गया बेटा फिलहाल इधर की तरफ ये, क्योंकि इतना याद करना भी डिफिकल्ट, इतना याद करना डिफिकल्ट। एक और लिखा दिया, जैसे मैंने आपको यूसीजी लिखा दिया ट्रिप्टोफैन के, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी अब आप चाहते हो सिक्योर करना तो वहीं से याद कर लो, बट जितने मैंने इंपॉर्टेंट सारे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एयूजी कोडॉन जो है इट सर्व एज ड्यूअल पर्पस, लिखा चुका हूँ दोबारा से लिखा, सर्व ड्यूअल पर्पस। एक तो ये जो है क्या कहते हैं, अगर कहीं मिड में आता है, जैसे ये mRNA है कहीं पे मिड में आता है, तो इट विल कोड फॉर मेथियोनिन, तब भी कोड करेगा मेथियोनिन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन। ऑलवेज ये किस तरह काम करेगा, इनिशिएशन कोडॉन की तरह, एंड कोड फॉर एमाइनो एसिड, सॉरी कोड फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. चलो, तो आगे जो है क्या कहते हैं, एज के बारे में मैंने लिखा दिया आपको, एक और चीज याद आई थी। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड के बारे में मुझे जितना बताना था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टाइम कितना हो बच्चे? So 130. 1:30 हो गया? हाँ sir. 126। अच्छा, तो अभी 10 मिनट तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ ना। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए के बारे में जितनी भी चीजें थी बच्चे, मैंने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पे कंप्लीट कर दी थी, तो आपको ट्रांसफर आरएनए के बारे में वहीं से देखना पड़ेगा। चलो, अब वापस से मैं फिर से ट्रांसलेशन के लिए डालता हूँ। ट्रांसलेशन तो बेसिकली द प्रोसेस जो है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड की प्रोसेस है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड by using sequence information of messenger RNA। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए से ट्रांसफर की गई है मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, उसकी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, उसको आप ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए, उसको यूज करके अमीनो एसिड का आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो,
तो उसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हो आप? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब एक और चीज देखो, जब आपको ट्रांसलेशन करना है तो ये सपोज कर लो, चाहे प्रोकैरियोट्स ले लो, प्रोकैरियोट्स का ही है, आपने तो वही देखो आप, ये डीएनए था, इसने अपना मैसेंजर आरएनए बना दिया, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए, ये 5 प्राइम, इसको समझने की कोशिश करो। मैं दोबारा से इसी को दोबारा से मैं बना रहा हूँ, इसी मेरे यहाँ दोबारा से। ये यहाँ पे पहला, ये इसके बाद यहाँ पे पहला AUG प्रेजेंट और यहाँ पे UGA प्रेजेंट। ये जो है स्टॉप कोडॉन के लिए कोड करेगा, स्टॉप कोडॉन, और ये वाला जो है किसको कोड करेगा? इनिशिएशन कोडॉन। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये आपका यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट फ्लैंक्ड बाय इनिशिएशन कोडॉन एंड स्टॉप, द पार्ट ऑफ द mRNA, समझ रहे हो? द पार्ट ऑफ द mRNA flanked by initiation codon at 5 priming and stop codon at 3 priming is known as translation unit. Translation unit. इसको क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट क्या है? द पार्ट ऑफ mRNA, ये किसका पार्ट है? mRNA flanked by initiation codon and stop codon। और बेहतर लिखना चाहो तो इसको लिख लो, द पार्ट ऑफ mRNA flanked by initiation codon at 5 prime and stop codon at 3 prime known as translation unit। उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन यूनिट। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या है, तो ये मत समझ बैठना कि ये प्रोटीन सीक्वेंस, दिस इज आरएनए सीक्वेंस, दिस इज आरएनए सीक्वेंस। अब ये 5 प्राइम AUG के पहले ये कुछ अपस्ट्रीम पार्ट है, दिस इज नोन एज UTR, 5 प्राइम UTR का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड, और ये है 3 प्राइम UTR, 3 प्राइम UTR, वही अनट्रांसलेटेड रीजन। अब ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, यहाँ पे ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, जिनको मैं UTR बोल रहा हूँ, ये क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अलग से लिख दो। तो UTR जो है रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट ट्रांसलेशन। ये क्या करेंगे? ट्रांसलेशन को रेगुलेट करेंगे, चाहे वो 5 प्राइम का हो, चाहे 3 प्राइम का हो। अच्छा, जो 5 प्राइम UTR है, यहाँ 5 प्राइम UTR में अपस्ट्रीम ऑफ द इनिशिएशन कोडॉन एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं SD सीक्वेंस, SD सीक्वेंस, -10 पोजीशन, -10 पोजीशन। बच्चे -10 पे नहीं है, आ रहे हैं तो पोजीशन मत लिखो, इतना है ही नहीं आपके यहाँ। इसको लिखो, ये SD सीक्वेंस है क्या? ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या है? यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। इसको स्टार्ट में RBS भी बोलते हैं, RBS भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या है, UTR क्या है, सारा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लग रहा है कि आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे आगे देखेंगे। सर मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड किया था। क्या बच्चे? सर मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड किया था कल।
हाँ बच्चे, मैंने देखा हुआ था, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा टाइम मिलने पे, ठीक है। आप घबराओ मत। एक तो आप ना एक आउटसाइड क्वेश्चन भेज देते हो बच्चे, अब वो आउटसाइड क्वेश्चन के वो मैं कर दूंगा। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, वो नहीं हुआ। आपका नोट्स में जो है सर वो तो मैं सॉल्व हो आपको गया। बता दूंगा, ठीक है। आज आज रात तक मैं आपको आंसर, ठीक है। ओके सर। ओके। सर वो पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चन, क्या बच्चे? वो पेडिग्री एनालिसिस का जो क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एक्चुअली मैंने सही में देखा भी नहीं है, अगर वो कुछ होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके सर हाँ सर एक क्वेश्चन था कि उसमें एक mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें कहा है कि कौन सा पोजीशन में जो कोडॉन मतलब जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस है उसको अगर रिमूव करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें रीडिंग के फ्रेम में। के बीच में अगर आप स्टार्टिंग से चलते हो, हम्म ठीक है, हम्म तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट पूरा का पूरा ट्रिपलेट रिमूव कर दो आप, पूरा का पूरा ट्रिपलेट, एक कोडॉन के बाद पूरा का पूरा ट्रिपलेट। मतलब अगर आप मान के चलते हो कि सपोज कर लो एक mRNA है जिसके अंदर 10 ट्रिपलेट है, जिसके अंदर क्या है 10 10 ट्रिपलेट। आप अगर इसमें से कोई भी एक ट्रिपलेट ही हटाना, मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक आपका है ये mRNA, यहाँ पे इस तरह से ये ट्रिपलेट है, इस तरह से ये ट्रिपलेट, इस तरह से ये ट्रिपलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी एक पूरे के पूरे ट्रिपलेट को रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रेम सही रहेगा, फ्रेम सही रहेगा। अगर आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया सपोज करें, तो अब यहां से काउंटिंग होगी, पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको हटा दिया तब भी वही होगा। जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो पूरा रिमूव करो, पूरा रिमूव करो। अच्छा। तो जो फ्रेम है आगे का, जैसे इस वाले को रिमूव कर दिया तो यहाँ के आगे फ्रेम सेम रहेगा, फ्रेम सेम रहेगा, तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। आरएनए का, एमआरएनए का फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। अगर फ्रेम यहाँ सपोज कर लो, यहाँ पे कहीं आपने एडिशन कर दिया इस जगह पे, तो जैसे ही एडिशन करोगे आगे का फ्रेम चेंज कर देगा, ठीक है, आगे का फ्रेम चेंज कर देगा। तो एक और तरीका है, एक और तरीका, तो सपोज कर लो कि आप ना इस वाले पर्टिकुलर बेस को, नाइट्रोजनस बेस को, न्यूक्लियोटाइड, इसको आप ना रिप्लेस कर दो। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ए है, इसको आप रिप्लेस कर दो सी से, सी से, तो सिर्फ कौन सा कोडॉन चेंज होगा, यही कोडॉन चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो ये टाइप का क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। तो फ्रेम नहीं चेंज होगा, फ्रेम नहीं चेंज होगा, आपने पॉइंट म्यूटेशन किया। बट जरूरी नहीं है, जैसे सिकल सेल एनीमिया के केस में एक नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है वहां पे, और एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से देखो क्या फर्क पड़ गया है, ठीक है। हाँ, फ्रेम जरूर आपका सेम, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होता रहेगा, वो प्रोटीन फंक्शनल होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। वो तो जब फुल फंक्शनल प्रोटीन बनेगा तो वो किस तरह का चेंज हुआ है वो डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू, समझ गया। ओके, चलो, थैंक यू सर। वेलकम।